बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। क्या इमरान ख़ान की कस्टडी फ़ौज के हवाले की जा रही है? क्या इमरान ख़ान को मिलिट्री कोर्ट के स्पुर्द किया जा रहा है 9 मई के मुकदमात में? इस पे तफसील से बात करेंगे। आज एक उमर अयूब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट से भी मुतल्लिक और उसी से लिंक करके मैं बात करूँगा। मैं बहुत सारों का तजिया भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और अपनी मालूमात जो मेरी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, मैंने बहुत मेहनत से ये मालूमात हासिल की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उमर अयूब ने एक बयान दिया कि जनाब मैंने इमरान ख़ान से मुलाकात की। इमरान ख़ान ने कौम के नाम एक पैगाम दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और नए इलेक्शन दिसंबर में होंगे। और आर्मी चीफ़ के नाम पैगाम दिया है, एक खैर सगाली का पैगाम है कि देखें पीटीआई और आर्मी को ये हुकूमत लड़वाना चाहती है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और ना ही ऐसा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर होने देंगे। ये बयान क्यों आया है? बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये ज़रूर सुनिएगा कि ये बयान क्यों आया है। ये आपके नॉलेज में बहुत ही एक्सक्लूसिव सी मालूमात मैंने लानी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पानी ज़िंदगी की असास है और हमारे वाटर प्रोजेक्ट अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं। एक वाटर प्रोजेक्ट कम से कम अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए लगाइए। आप मुकम्मल वाटर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, या अगर 2 बंदे मिलके 3 बंदे मिलके लगा सकते हैं। आप एक महीने में कुछ शेयर कर दें और उससे अगले महीने में फिर बाकी शेयर कर दें हिस्सा, तब भी आप लगवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ एक वो सूरत हाल है। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब। बात ये है कि आज उमर अयूब साहब, तो आपको पता है अपोजिशन लीडर भी हैं, उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जी मैंने इमरान ख़ान से मुलाकात की और इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि आप बस कौम को ये खुशखबरी सुना दें कि इलेक्शन बस करीब है, दिसंबर में वो इलेक्शन की तैयारी करें। ठीक। दूसरा ये है कि ये हुकूमत ये चाह रही है कि पीटीआई और फ़ौज आपस में लड़ जाएं, ऐसा नहीं होने दूंगा और ऐसा आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ साहब भी नहीं होने देंगे। ठीक। अच्छा, कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो हम तक भी ख़बरें ये आ रही हैं कि ये कह रहे हैं कि जैसे ही चीफ़ जस्टिस साहब जाएंगे तो फिर ये इलेक्शन को मनसूख करेंगे और ये करेंगे, और ये आपस में निजी महफ़िलों में भी बातें कर रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है। ठीक है, इस तरीके से, और ये सारी बातें, और इससे हम चौकन्ना हैं और हम देख रहे हैं सारी सूरत हाल को और हम इसको मैनेज करना भी जानते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब मुख्तलिफ़ तज्ज़ियात हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, लेकिन मेरे पास मालूमात हैं। मैं इंशाअल्लाह मालूमात की बुनियाद पर आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मेरे पास बहुत अंदर की मालूमात आई हैं कि ये मामला क्या है। पहली बात तो ये है कि ख़ान साहब को ये ऐसे ही शुरलियाँ छोड़ने की आदत है। इसी तरह की शुरलियाँ वो अदम एतमाद के वक्त भी छोड़ते रहे, उससे पहले भी, और यही मेरा ख़्याल है शुरली कौम को पसंद होती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग वो इस तरह से ना कोई इतने सोबर हैं, ना कोई इतने डिसेंट हैं, ना हमारा पूरा मुआशरा ऐसा है कि वो जिस तरह से ना होता है ना एक्सट्रीम पे जाने वाली बात। साथ ही जब तक आपकी आवाज़ बुलंद ना हो, जब तक एक्सट्रीम ना हो, आप चौक चौराहे पे बैठ के ज़रा बहस मुबैसा करें, तकरीबन 90% बहस मुबैसा के आखिर पर एक दूसरे पर मुक्के चल जाते हैं, दांत शान टूट जाते हैं। तो ये ऐसी कौम को फिर धीमा लहजा पसंद नहीं होता, फिर बड़ी मज़ाहमत और ओए तोए वाली बात और वो पसंद होती है। वो ख़ान साहब को पता है अच्छी तरह से कि ये किस तरह की कौम है। दूसरी बात ये, अब वो हर सियासी का ये होता है कि किसी तरीके से मैं अपने वोटर सपोर्टर्स को, उनकी सपोर्ट को ज़िंदा रखूं, उनकी उम्मीदों को ज़िंदा रखूं। ऐसा ना वो कहेंगे यार ये तो खैर सियासी तौर पे दफन हो गए हैं तो फिर इनका क्या फ़ायदा, वो मायूस हो जाएगा और ये वो इस तरीके से। वो अदम एतमाद के वक्त भी वो कहते रहे, आपको पता है कि मैं
ये इमरान खान का जुमला नहीं था तो ये किन का जुमला था कि भाई मैं तो दुआ मांग रहा था कि ये ले आए अदम एतमाद, अल्लाह ने तो मेरी दुआ सुनी है। अब देखना किस तरीके से इन तीनों की, यानी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और जमीयत की, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की, आप देखना इन तीनों की विकेट मैं एक बाल से उड़ाता कैसे हूँ। आगे से तालियां बजने लग गई थी, ठीक है ना। और ये बस देखना इनको मैं इनके हशर क्या करता हूँ, ठीक है ना। पता नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज नहीं रखता, लेकिन जो नॉलेज रखते हैं वो ज़रा बताएं कि कोई एक बाल से 3 विकेटें उड़ाई जा सकती हैं वैसे क्रिकेट की भी, ये भी, क्योंकि मैं जिस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखता उस पर मैंने वो कोई उस हवाले से चैलेंज करके नहीं कहता। मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो नॉलेज रखते हैं, वो बताएं को क्रिकेट का कोई ऐसा कुलिया हमने तो नहीं देखा कि एक बाल से 3 विकेटें कैसे उड़ती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने शेख रशीद साहब इमरान ख़ान के बकौल शीदा टली को देखा जब वो उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे। वो मुक्के मारते थे डाइस पर, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये 172 पूरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब वो हो गए तो फिर उसके बाद वो टीवी प्रोग्राम में गए, जब MQM ने हमें छोड़ा तो बस मैंने फिर खान से कह दिया कि अब हम डूब गए हैं, ठीक। अच्छा, ये वैसे ही शुरलियाँ मारते रहे, ठीक है। और उसके बाद वो जो यूट्यूबर हैं, जो मालशिया पालशिया हैं, जो FA फेल, मैट्रिक फेल जो लड़के बैठे हैं और बाकी मालशिया पालशिया एंकर, वो कह रहे थे अगले बस 12 घंटे अहम हैं, खान साहब ने एक बड़ा अहम छक्का मारना है या खान साहब ने बड़ी गुगली खेलनी है, और वो गुगली बस कराने लगे हैं खान साहब, और अलर्ट रहेगा, बस जागते रहना, अगले 12 घंटे अहम है। ये इस तरीके से ना ये तमाशे लगाते रहे। ये बहुत सारों का ये तजिया है कि ये सूरत हाल है। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये हुकूमत हमें लड़वाना चाहती है, और ये लड़वाना चाहती है हमें आर्मी के साथ, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, और जनरल आसिम मुनीर भी नहीं होने देंगे। ये भी कल की बात है, आपने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी की जो 1971 वाले सानिए, और फिर उसके बाद जो है ना वो शेख मुजीबुर रहमान, और फिर आ गए उनका मवाजना करने। आप उसी वो वीडियो पड़ी है, सबके पास मौजूद है, तो वो मवाजना करने, और फिर आपने कहा कि एक जंगल का बादशाह है, और आपने फ़ोटो दिखा दी जनरल आसिम मुनीर की। और अभी चंद रोज़ की बात है कि आपने कहा कि ये जंगल का बादशाह सब कुछ करा रहा है। ये जेल में आपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि बुशरा बीबी को भी, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं जनरल आसिम मुनीर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अल्फाज ये कोई शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ ने तो नहीं कहे थे, ये खान साहब ने। तो फिर हुकूमत कैसे लड़ाना चाहती है? आप ख़ुद ही लड़ना चाह रहे थे, ठीक है ना, और आपने लड़ के देख लिया। अच्छा, अब मामला ये है कि खान साहब की जो तबीयत है, जो लोग खान साहब के वाकिफ़कार हैं, जो लोग खान साहब के दोस्त हैं, या जो लोग खान साहब के दोस्तों के दोस्त हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे इंशाअल्लाह कि खान साहब पैर उस वक़्त पकड़ते हैं। 2 बातें हैं, खान साहब अपना लहजा ढीला करते हैं, नरम करते हैं, उनका लहजा नरम हो जाता है, उनका स्टाइल नरम हो जाता है, या तो कहीं उनकी बात चल रही हो, या उनका कोई इतना बड़ा सहूलतकार हो जो नंबर 1 नंबर 2 पे भी हावी हो, या फिर खान साहब को इतना डर पैदा हो जाए कि वो कहे कि बस अब अगर मैंने अपना टोन स्लो न किया या लो न किया तो अब मेरी खैर नहीं है, फिर बस मैं रगड़ा जाऊंगा। तो फिर उस वक़्त खान साहब लेट जाते हैं। ये अगर मैं कोई लगी लिपटी रखे बग़ैर कहा है, मुझे किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। जो लोग खान साहब को जानते हैं, जो उनका मिजाज जानते हैं, या जो लोग उनके दोस्त हैं, या जो दोस्तों के दोस्त हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि खान साहब उस वक़्त ये टोन ज़रा ढीली करते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल चल रही हो। अच्छा, अब अदलिया के हवाले से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब देखें वो अदलिया पे उनको बड़ा मान है और अदलिया उनको बड़ा फैसिलिटेट कर रही है। नो डाउट कर रही है, ये बात नहीं है। जो अदलिया है या अदलिया के अंदर जो काले भोंड है, मैं काले भोंड इस वजह से कहते रहता हूँ कि जस्टिस अतर बिन साहब ने ख़ुद फरमाया था कि वज़ीर आज़म साहब को बता दें कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम काले भोंड हैं। ये हर जगह पे
मीडिया में पॉइंट आउट हुआ है। ठीक हो गया ना। तो मैं कोई इस तरीके से नहीं कि किसी को ये को गाली दे रहा हूँ, उनके अपनी ज़बानी। जो अदलिया के अंदर जो काले भोंड हैं वो इतने बहादुर नहीं हैं। अगर वो बहादुर होता तो यही जज मौजूद थे जब इलेक्शन का फ़ैसला दिया था बंदियाली टोले ने, और किसी ने फिर उस पर अमल दरामद नहीं किया, और फिर कहते रहे कि बंदियाली टोला को पता नहीं किसी को तौहीन अदालत देने लगा है, आज देने लगा है कि कल देने लगा है कि परसों देने लगा है, तो फिर चुप हो गई, किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट था कि जिसने जनाब वो इलेक्शन का, लोकल इलेक्शन का आर्डर कराया था कि परसों कराओ। ठीक है ना, किसी ने भी नहीं कराया। इन्होंने क्या कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पे कोई सिर्फ एक गार्ड को इधर करके मैं धक्का दे दूं, मेरा ख्याल है मैं 6 महीने साल तक बाहर नहीं निकलूँगा अडियाला से। ठीक है, लेकिन खान साहब रजिस्ट्री में बैठे हुए थे, रजिस्ट्री ब्रांच में, हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में बैठे हुए थे। रेंजर की पूरी गारत अंदर गई, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, उन्होंने शीशे तोड़े, उन्होंने खान साहब के सर पर बट मारे, खान साहब को थप्पड़, मुक्के, धक्के दे के गिरफ्तार करके हाई कोर्ट के अंदर से ले। भाई, आप हिम्मत करते काले भोंड, और आप डीजी रेंजर को, आपको नहीं पता था कि हाई कोर्ट को के अंदर तोड़ फोड़ करके कौन लेके गए? यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो वहाँ अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। जब ये वकला ने हमला किया और वकला ने वो उनके अपने चेंबर के हवाले से, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ हुई थी, इन्होंने वकला के साथ क्या किया था? और तो और जो ख़वातीन वकला थीं उनको भी इन्होंने वहाँ पे ढक दिया था। छोटी बच्ची उनकी या बच्चा था गालिबन जो भी हो, उनको भी उस अडियाला में, और उनकी बेल नहीं होने दे रहे थे। जो उन्होंने कहा ना कि जो वकला बाइकाट कर रहे हैं जजेस का और अदालतों का, तो उन्होंने कहा कि इनके केसेस खारिज कर दें, यानी इस हद तक। लेकिन जो रेंजर दरवाजे तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के खान साहब को घसीट के हाई कोर्ट के अंदर से ले गए, उन्होंने हाई कोर्ट को की किस तरीके से तजलील की थी, तो हिम्मत करते ना फिर आप डीजी रेंजर को ज़रा बुला लेते। मैं कुछ मिसालें याद करा रहा हूँ ताकि ज़रा जहन ताज़ा हो जाए, ज़रा यादाश्त ताज़ा हो जाए। वो भट्टी साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है ना। उन्होंने एक दफ़ा कहा था, पता नहीं मैं सेक्टर कमांडर को कल बुलाऊंगा कि पता नहीं किसको बुला लूँगा, कोर कमांडर को बुला लूँगा, किसको बुला लूँगा। उनको रात को एक फ़ोन आया कि भाई ये जो आपने कहा है, खैर उन्होंने तो कहा भी नहीं कहा था, उन्होंने किसी ने कहा था कि ये जो आपने बकवास की है ना, कल कोई नहीं आ रहा, जो करना है कर लो, और फिर तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी ये फ़ाइल पड़ी है, तुम्हारी ये फ़ोटो पड़ी है, तुम्हारी ये वीडियो पड़ी है, तुम्हारा ये वह पड़ा है। दूसरे दिन भट्टी साहब की सारी हवा निकल गई। ठीक है, समझिए, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं शुरली नहीं छोड़ता होता, शुरली छोड़ने पर भी लानत भेजता हूँ, शुरली छोड़ने वालों पर भी। ठीक है ना, मालूमात को गलत देता है तो उसके सर पर, उसके इस पर है। अच्छा, अब बात यह है कि खान साहब ने ऐसा क्यों कहा। मामला तो ये है ना, खान साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि मुझे फ़ौजी अदालतों के हवाले किया जा रहा है, यानी मिलिट्री कोर्ट्स के। तो मुमकिना हवालगी के ख़िलाफ़ मैं दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। वहाँ पे एतराज़ लग गया, और उस एतराज़ की बुनियाद पर जस्टिस सलीम शेख साहब ने वो दरख्वास्त उनकी, मतलब एतराज़ इसलिए कि खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत नहीं, उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। खैर, हो सकता है वो दोबारा भी हो जाए। ये क्यों हुआ है? ये क्या मामला क्या है? ये क्या सूरत हाल है? क्यों ऐसा हुआ है? खान साहब के सहूलतकार नो डाउट अंदर मौजूद तो हैं, हर इदारे में मौजूद हैं। खान साहब को बहुत सारे हवालों से पहले इतला मिल जाती है। खान साहब की यहाँ पर जब गिरफ़्तारी हुई थी, जब रेंजर ने गिरफ़्तारी की थी, तो खान साहब लाहौर से रवाना होने से पहले खान साहब ने एक वीडियो की थी कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आपको अच्छी तरह से पता है। ये क्यों? ये भी खान साहब को इतला मिल चुकी थी कि आज आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। खान साहब के सहूलतकार हैं। अच्छा, इस वक्त खान साहब के सहूलतकार बैकफुट पे क्यों हैं?
इसलिए हैं दो बातें हैं, एक तो 9 मई में और फिर जब शोहदा की यादगारें तोड़ी गई और उस तो वो ना बैक फुट पे आ गए, वो डिफेंसिव पे आ गए, अदरवाइज़ इदारे के अंदर भी बहुत गड़बड़ थी। ठीक है, अच्छा, खान साहब के जो सहूलतकार हैं वो बैक फुट पे हैं। दूसरी बात यह है कि खान साहब उनके आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ उनका बड़ा होता है, वो कमांड को हेड कर रहा होता है, पूरी आर्मी को हेड कर रहा होता है, और फिर आर्मी चीफ़ उनका एक हेड होता है इदारे का, तो वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ खान साहब रोज़ाना ही गालम गलोच करते हैं, इस वजह से भी वो बैक फुट पे हैं। अब कुछ लोगों ने, ये मैं मालूमात शेयर कर रहा हूँ, मैं तजिया नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने, कुछ उनके सहूलतकारों ने खान साहब को कहा है कि खान साहब मामलात ख़राब हो गए, आप ज़रा ऐसा कीजिए कि आप ज़रा ढीले हो जाएं और बयानात को ज़रा ख्याल रखें। ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने लगे हैं, और बात यह है कि जब आप मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले हो गए तो फिर ये रोज़ आप नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ तो सहाफ़ी भी नहीं जाएंगे, वहाँ तो आपकी मुलाकातें भी नहीं होंगी, वहाँ तो आपका ये इस तरीके से तो तमाशा नहीं चलेगा कि मैं तो वॉकआउट करने जा रहा हूँ और मैं तो वॉकआउट करूँगा, नहीं तो आप सारे मीडिया को अंदर ले आओ, अब ये कर, ये वाले तमाशे वहाँ नहीं चलेंगे। ये मिलिट्री कोर्ट्स के आप हवाले हो रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप अपना टोन ज़रा थोड़ा सा धीमा रखें। अब खान साहब ने इस वजह से, अब ये टोन धीमा रखने से क्या मिलिट्री कोर्ट्स के वो हवाले नहीं होंगे, ये एक अलग बात है, या होंगे ये भी अलग बात है। खान साहब ने बयान दिया था, जिस बयान को बहुत सीरियस लिया जा रहा है, और उस बयान को एक दो नहीं को 8-10 लोगों ने अपने अपने इदारों के साथ इंटरनेशनल न्यूज़ में भी शेयर किया था कि खान साहब ने कहा है कि ये GHQ के सामने एहतजाज का मैंने कहा था। ये अलबत्ता उन्होंने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा, तो GHQ के सामने बाद में उनके लीडरान मुकरने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी सलमान अकरम राजा और कुछ और लोगों ने कहा कि हमारी पार्टी लेवल पे ये तय हुआ था कि ज़ाहिर है एहतजाज तो उधर ही होना है कि जो इदारा खान साहब को गिरफ़्तार करेगा। तो ये बातें तो बहुत सारी अब आ गई हैं ना। अब बहुत सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने रिपोर्ट किया है, उनको बतौर गवाह बुलाया जा सकता है कि भाई आपके अपने इदारे में ये ख़बर छपी है, आपके नाम से छपी है, जियो में छपी है, जंग में छपी है, एक्सप्रेस में छपी है, दुनिया न्यूज़ में छपी है, इसी तरीके से और आई भी है, न्यूज़ में भी आई है, BBC में भी छपी है। तो ये आप सारे रिपोर्टर्स हैं, आप बताएं कि खान साहब ने आपके सामने और आप मजिस्ट्रेट के सामने यही कहें, आपने ये जो रिपोर्ट दी है अपने इदारे को, आपने किस बुनियाद पे दी है, आएँ आप ज़रा गवाही दें, ठीक हो गया ना। तो डेफिनेटली वो सारे वहाँ मौजूद थे, वो कहेंगे नहीं कि भाई खान साहब ने ये कहा था। इस बुनियाद पे खान साहब को, अब ये खान साहब को खदशा नहीं था, ये खान साहब को मालूमात थी, खान साहब को, और कि ये मालूमात थी कि जनाब आपको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा रहा है, और आपको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले जल्द ही किया जा सकता है आपके अपने करतूत की वजह से, क्योंकि फिर 2-3 अगर उस मुकदमे का फ़ैसला, मसलन 9 मई के मुकदमे का फ़ैसला साल 1.5 साल तक, 2 साल तक ना हो, तो आप तो आराम करके चुप करके अंदर बैठेंगे ना आपकी कोई मुलाकात, ना कोई ऊधम मचेगा, ना कोई सहाफ़ी जाएंगे, ना कोई रोज़ वकील जाएंगे, ना कुछ। बाकी रहा, मैंने कहा काले भोंडों का, वो अगर इतने बहादुर होते तो उन्होंने इलेक्शन करवा लिया होता अक्टूबर वगैरह, वो अगर इतने बहादुर होते तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला वो जो आया था लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का, वो करवा लिया होता। वो अगर इतने बहादुर होते तो वो जाके, जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में, रेंजर ने तोड़ा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वो DG रेंजर को बुला लेते, वो किसी ब्रिगेडियर को बुला लेते, वो अगर इतने बहादुर होते तो। वो इतने बहादुर होते तो बहुत सारी चीज़ों, उनके फ़ैसलों को किसी ने खातर में भी नहीं लाया। तो वो कोई तो बात ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ ना खड़ी हो, तब तक काले भोंड कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ ना खड़ी हो, तो उसमें अब आ जाएँ कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा है कि जी अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें, कुछ जब कादी फैज़ी साहब चले जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि ये जो हैं जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे लोगों को फारिग कर देंगे।
ठीक है, ये ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे लोगों को फारिग कर देंगे और फिर तादाद बढ़ जाएगी पीटीआई की, तो उससे इलेक्शन का रास्ता हमवार नहीं होता। उससे ये होता है कि अगर पीटीआई की तादाद बढ़ती है तो पीपल्स पार्टी साथ मिले तो तब कोई उनके साथ कोई हुकूमत बना सकता है ना, फिर इलेक्शन का रास्ता हमवार उससे भी नहीं होता। खैर, उसमें भी वो है कि उनको एक खदशा है। अब एक बात कि जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन देख रहा हूँ, ये क्यों है? ये इसलिए, ये भी मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि अगर ट्रिब्यूनल्स ने कोई ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो इतलात ये हैं कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन होगा। पहले तो उसको इसी तरीके से रोका जाएगा कि जैसे जस्टिस तारिक महमूद साहब की जाली डिग्री निकल आई है, वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का, अंजुम वकील का और राजा खुर्रम नवाज़ का मुकदमा सुन रहे थे। वो मुकदमा चल रहा था, अब वो स्टे दिया हुआ है, अभी तक उस पर अभी तक स्टे है। अब इतनी आगे केस नहीं बढ़ रहा, जो भी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ट्रिब्यूनल पे स्टे दिया हुआ है। अब वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ वो एक अलग, लेकिन उनकी जाली डिग्री निकल आई है। तो खैर से माशाल्लाह काले भोंड सारे सुथरे तो इतने हैं ना, मैं मुबैना तौर पे कहूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मसला कहने का ये है कि वो ट्रिब्यूनल भी अगर हों तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं जब तक कोई दूसरा शामिल ना हो उसमें। तो ट्रिब्यूनल्स का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन की जो बात हुई है इस वजह से कि अगर हालात काबू से बाहर होने लगे तो फिर आप देख लीजिएगा, फिर या इमरजेंसी प्लस या मार्शल लॉ, और अगर बिल फर्ज इमरजेंसी या इमरजेंसी प्लस या मार्शल लॉ तो फिर नुकसान किसको होगा? कादी फैज़ीसा साहब तो चलो ठीक है, वो तो वैसे बाइज़्ज़त तौर से चले जाएंगे, वो तो रिटायर हो जाएंगे, और इमरजेंसी प्लस या मार्शल लॉ लगा तो सारे जो काले भोंड बैठे होंगे वो तो वैसे फारिग हो जाएंगे। और अगर वो वैसे फारिग हो जाएं तो फिर अगले जजेस तो वो आएंगे कि जो जजेस उनके कहने पर वो उठाएंगे हल्फ, और अगर उनके कहने पर उठाए और काले भोंड सारे फारिग हो गए तो फिर नुकसान तो फिर भी पीटीआई को होगा, सबसे बड़ा नुकसान तो इन्हीं को होगा। तो कोई तो मकसद कहने का एक अपर चैम्बर तो फारिग है ना, यूँ शुरलियों पे तमाद करके तो इस तरीके से हो जी खान साहब। बहुत सारे तो यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो इस तरीके का चूना लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगले हफ्ते बस खान साहब आके वज़ीर आज़म बने। यानी पता नहीं कौन सा वो स्पीडी तरीका है, ये कौन सा कोई इनके पास हज़रत सुलेमान की ताकत है कि जो तख्त बिल्कीस को यूँ पलक झपकते में आसिफ बिन बरखिया ले आए थे। मकसद कहने का ये है कि ये इस मैं तो हैरान हूँ कि ये कौन सा कोई आइनी, कोई कानूनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी, अगर कोई दिन रात भी काम कर लें, कोई आप आइन को पढ़ लें, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिस पे इतने केसेस हैं उनको अडियाला से निकालो अगले हफ्ते बिठा दो? यूथ ही उनको भी सुनते हैं। अब इसका तो इलाज है कोई नहीं ना, मुसीबत यह है कि इसका तो नहीं है इलाज। मेरी मालूमात के मुताबिक इदारे के अंदर से खान साहब को मालूमात पहुँची हैं, और ये मालूमात नहीं, ये पैगाम पहुँचा है कि खान साहब यार टोन को ढीला करें, टोन को ढीला करें। और जो इलेक्शन की बात की है ना, ये इस वजह से कि भाई ये अदम इस्तेकाम रहे, इस्तेकाम ना आए। हुकूमत चल पड़ी है मईशत के रास्ते पर, वो मईशत को मजबूत कर रही है, तो ये मईशत को मजबूत किया तो फिर हमारा तो बिल्कुल ही खैर से सत्यानाश हो जाएगा। और आगे वो मजबूत हो गए तो उन्होंने तो कंसंट्रेट किया हुआ है 100% मईशत पर। तो हम रोज़ ऐसा शोशा और ऐसी शुरली छोड़ते रहें ना कि अदम इस्तेकाम रहे। अगर अदम इस्तेकाम में हमारा फ़ायदा है, हुकूमत को नुकसान है जी, आज गई तो कल गई। इसी तरीके से वो स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आती रहेगी, डॉलर का रेट रुपए का वो भी इस्तेकाम नहीं होगा, मईशत भी, IMF भी शकूक व शुबात का शिकार रहेगा। तो ये होगा जी हमारी गल हो गई है तो हमारी ये हो गई है वो हो गई है। ये थी वो मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये था वो पैगाम जिसकी वजह से खान साहब की टोन ढीली हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।